हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री से आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज हम इसके सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ जो है चैनल के बारे में जो है ज़रूर डिस्कस करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। The rise of nationalism in Europe. In 1848, Frederick Soriot, a French artist, prepared a series of prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. 1848 में फ्रेडरिक सॉरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक सीरीज़ प्रिपेयर की थी 4 प्रिंट्स की, जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया था अपने सपनों की दुनिया के बारे में, जो कि बनी थी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स के नाम से। यानी कि उन्होंने एक सपना देखा था और कह सकते हैं अपने स्वप्न में या अपने ड्रीम में उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा कि दुनिया जो है एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होगी। और इसके लिए उन्होंने जो है अपनी एक बुक लिखी थी, जिसको उन्होंने 4 पार्ट में इसको रिलीज़ किया था, पब्लिश किया था। द फर्स्ट प्रिंट, और जिसका फर्स्ट प्रिंट था, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. जो फर्स्ट प्रिंट था, जो कि हमें फिगर नंबर 1 में दिखा रखा है, तो देखिए फिगर 1 है हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखिए, ये फिगर 1 है, ये आपको दिख रहा है फिगर 1 में, इसी में उन्होंने दिखा रखा है और बोल रहे हैं इसी के बारे में कि जो फर्स्ट प्रिंट था, फर्स्ट प्रिंट ऑफ जो सीरीज़ थी, वो शो कर रही थी पीपल्स ऑफ यूरोप और अमेरिका को, जिसमें मैन और वुमेन जो हैं हर एज के और हर एक सोशल क्लासेस के, वो मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में, एक लंबे लाइन में जो है ट्रैवल कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और ऑफ़र कर रहे हैं होमेज, अपना जो है श्रद्धा भाव जो है शो कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से जब वो लोग निकल रहे हैं तो वहाँ पर उसको वो अपना एक भाव जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. तो हमें ये बता रहे हैं, जैसा कि आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि आपको बताया गया कि जो आर्टिस्ट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के, वो पर्सोनिफाइड कर रहे थे लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर। स्वतंत्रता को फ्रांस के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक फीमेल फिगर के रूप में जो है पर्सोनिफाइड किया था। तो यहाँ पर आप जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है वो एक हाथ में दिखाया गया है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन जो है शो किया गया है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। और हमें ये आगे बता रहे हैं कि अर्थ पर जो उसमें फोरग्राउंड था, उसमें जो बहुत सारी इमेजेस जो है शो की जा रही थी, वो शैटर्ड कर रही थी रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। और उस कह रहे हैं कि जो हमें नीचे ज़मीन के ऊपर कुछ इमेजेस हमें जो दिखाई दे रही हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सिम्बल्स हैं उनको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस ने किस तरीके से शैटर्ड किया है, तहस नहस कर रखा है। जो सिम्बल्स थे फ्रीडम, लिबर्टी एट्सेट्रा के, ठीक है, उनको किस तरीके से जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो तानाशाही एकाधिकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने किस तरीके से इन सिम्बल्स को शैटर्ड कर रखा है, ये सब जो है वहाँ पर आपको ज़मीन पर पड़े हुए उन सिम्बल्स से देखने को मिल जाएगा। इन सॉरियोज यूटोपियन विजन,
द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। सौर्यों का एक विज़न था जिसको यूटोपियन विज़न के नाम से जाना जाता है। यूटोपियन विज़न एक तरह से इमेजिनेशन होती है और ये इमेजनरी विज़न था। तो जो सौर्यों का विज़न था उसके अकॉर्डिंग जो पीपल्स हैं पूरी दुनिया भर के वो ग्रुप्ड हैं एज अ डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में, अलग अलग देशों के रूप में वो ग्रुप्ड हैं और उनको आइडेंटिफाई जो किया था, उनकी जो पहचान की जाती है वो उनके फ्लैग्स और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से की जाती है। यानी कि जो सौर्यों हैं उनके जो यूरोपियन विजन है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो दुनिया भर के जो पीपल्स हैं, दुनिया भर में जो पीपल्स हैं वो अलग अलग नेशंस में जो हैं ग्रुप्ड हैं, ग्रुपिंग के रूप में हमें देखने को मिलते हैं और उनकी पहचान हम जो हैं उनके फ्लैग और उनके कपड़ों से करते हैं या कर सकते हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो हमें कह रहे हैं जो इस प्रोसेशन को जो लीड कर रहे हैं वे पास द स्टैच्यू ऑफ, जो जब इस प्रोसेशन को जब वो लेकर आगे चल रहे थे तो वो निकल रहे थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से, उसको पास कर रहे थे, ठीक है। और बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड में है उसको हम देख कर चल रहे हैं। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और जो स्विट्ज़रलैंड थे उस समय पर नेशन स्टेट्स बन चुके थे और उन्होंने हर तरह की कंडीशन को जो है पहले फेस किया था। और बाद में हमें बता रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो लीड कर रहे थे इस तरह के प्रोसेशन को और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जब वो निकल कर जा रहे थे तो इस चीज़ को बाकी लोग भी जो है इसको कंसिडर कर चल रहे थे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। ये हमें बता रहा है कि जो फ्रांस का जो आइडेंटिफिएबल रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर था वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक जस्ट पहुंचा ही था। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, और उसको जो फॉलो कर रहे थे वो पीपल्स ऑफ जर्मनी फॉलो कर रहे थे जो कि बेयर कर रहे थे ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर के फ्लैग को वो बेयर कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सौर्यो क्रिएटेड दिस इमेज, हम इंटरेस्टिंग तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो कह रहे हैं जिस समय पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जिस समय पर सौर्यो ने इस इमेज को क्रिएट किया था द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। जो जर्मन पीपल्स थे उस समय पर जो है यूनाइटेड नेशंस के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। जिस फ्लैग को वो लोग कैरी कर रहे थे वो एक उदारवादी जो है होप थी, आशा थी, या कह सकते हैं एक फ्रीडम की जो है आशा थी उनके अंदर इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं क्योंकि जर्मन पीपल्स जो हैं एक यूनाइटेड नेशन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो इस फ्लैग को सिर्फ इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए जो है कैरी कर रहे थे कि उनको, क्योंकि उनको आशा थी, ये उनको आशा थी कि जो वो लोग हैं 1848 में यूनिफाई हो जाएंगे, जो अलग अलग जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं वो एक नेशन स्टेट्स के रूप में अपने आप को कंसिडर कर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसल्स, लम्बोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। कह रहे हैं उनके बाद जर्मन के पीपल्स के बाद अदर कंट्रीज़ के पीपल थे जैसे जिनमें पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसल्स, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। इन सभी कंट्रीज़ के पीपल्स भी जो है वन बाय वन पीछे पीछे चल रहे थे। सबसे पहले आपको जो लीड कर रहे थे उस पूरे मार्च को वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड के पीपल्स कर रहे थे, उनके पीछे फ्रांस के लोग थे, फिर जर्मनी के, और फिर उसके बाद पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिसल्स, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवंस अबव, कह रहे इससे अगर हम ऊपर की अगर बात देखें, द क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। कह रहे स्वर्ग से
इन सब के ऊपर स्वर्ग से क्रिस्ट, सेंट्स और जो एंजल्स थे वो इस सब सीन को, इस सारे सीन को वो सब देख रहे थे. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. और इन सबको सिम्बलाइज करने के पीछे आर्टिस्ट का जो मतलब था वो सिर्फ इतना ही था कि जो नेशंस हैं वर्ल्ड के उनको फ्रेटरनाइज किया सके, उनके अंदर उनको फ्रेटर्निटी, उनके अंदर जो फ्रेटर्निटी है उसको वो शो कर सके. दिस चैप्टर will deal with many of the issues visualized by Sorio in Figure 1. ये चैप्टर जो है वो डील करता है ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को जिनको सोरियो ने विजुलाइज किया था फिगर 1 में. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद था वो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया, एक फोर्स के रूप में, एक पावर के रूप में, एक शक्ति के रूप में, जिसने स्वीपिंग चेंज जो है लेकर आया, जो कि स्वीपिंग चेंज लेकर आया पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड जो था यूरोप का उसके अंदर. यानी कि हम कह सकते हैं उस समय के जो पॉलिटिकल पीपल्स थे और जो पॉलिटिकल माइंड था पीपल्स का और जो मेंटल माइंड था, ये कहते हैं जो मेंटल थिंग्स थी, चीज़ें थी लोगों के अंदर, उनको बड़े ही पैमाने पर स्वेप आउट जो है इस नेशनलिज्म ने कर दिखाया. द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, और ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे और जो मेंटल चेंज हमें वहाँ देखने को मिल रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसकी वजह से जो एंड रिजल्ट हमें देखने को मिला वो था इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशन डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप. क्योंकि यूरोप में 19th सेंचुरी में बहुत सारे मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे और धीरे धीरे जो नेशनलिज्म की जो भावना लोग के अंदर जागृत होनी शुरू हुई, उसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से नेशन स्टेट जो हैं वहाँ पर इमर्ज होकर आए. द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. कहने जो कंसेप्ट था और जो प्रैक्टिसेस थी मॉडर्न स्टेट में, इन विच जिसके अंदर सेंट्रलाइज पावर जो थी एक्सरसाइज की जा रही थी सोवरेन कंट्रोल के रूप में ओवर अ क्लियरली डिफाइंड एरियाज में, टेरिटरीज में, हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. और इनको डेवलप होने में बहुत लंबा समय लगता है. यानी ये हमें बता रहे हैं कि जब नेशन स्टेट्स बने, इससे पहले जो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे यूरोप के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं जो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक जो कंसेप्ट था और जो प्रैक्टिसेस थी वो मॉडर्न स्टेट्स में तो अब देखने को नहीं मिलती, लेकिन उससे पहले की जो बात करें उसमें जो सेंट्रलाइज पावर थी वो सोवरेन कंट्रोल के रूप में यूज़ होती थी. एक छत्र अधिकार या नियंत्रण के अंतर्गत वो आती थी और वो क्लियरली डिफाइंड एरिया में उनका पूरी तरह से कंट्रोल होता था और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इसको डेवलप होने में जो है काफ़ी टाइम लगा था. बट जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं जो मल्टी नेशनल डायनेस्टी की हम बात करें, एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि कोई राजा या राजा का परिवार किसी पर्टिकुलर एरिया में एक लंबे समय तक जो है रूल करता चला आता है और उसमें जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में या किसी पर्टिकुलर किंग या उसकी फैमिली के हाथों में ही होती थी. लेकिन जब से नेशन स्टेट बने जिसमें अधिकतर जो पीपल्स थे उस कंट्री के, वो अपने रूलर्स को खुद चुन रहे थे एंड नॉट ओनली इट्स रूलर. इसमें सिर्फ रूलर्स ही काउंट नहीं आते, उसमें सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो डेवलप कर रहे थे अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट. और जो उनकी हिस्ट्री थी, जो उनके डिसेंट थे, उनको शेयर करने की वो बात कर रहे थे. दिस कॉमननेस did not exist from the time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. कह रहे हैं ये जो कॉमननेस लोगों के अंदर अब आने लगी थी, ये पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी और ना ही लोगों को इस चीज़ का ध्यान था कि वो लोग कॉमन थे. उन लोगों के ध्यान में ही नहीं था, ऐसा समय उन्हें याद ही नहीं था कि वो कभी कॉमन चीज़ों के साथ पहले एक साथ में जीते थे. लेकिन जो लगातार जो स्ट्रगल्स हुए,
बहुत सारे जो एक्शंस लिए गए लीडर्स के द्वारा और कॉमन पीपल्स के द्वारा, उनकी वजह से ये कॉमननेस अब लोगों के अंदर आने लगी थी। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म कम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। और ये चैप्टर जो है कवर कर रहा है बहुत सारी डाइवर्स प्रोसेसेस को, जिसमें बहुत सारे नेशन स्टेट्स, नेशनलिज्म जो है कैसे एग्जिस्टेंस में आए 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर, हम उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम जब कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म या नेशन की बात हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम जो है इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर करें, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।